नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगन जब वो अंकारा के ग्रैंड नेशनल असेंबली पे खड़े होकर उम्मा की लीडरशिप की बात करते हैं तो उनका असली स्ट्रेटेजिक मूव क्या होता है? इसको समझने के लिए हम थोड़ा अभी समझेंगे कि हुआ क्या है इस बीच और आगे चल के होने क्या वाला है। दोस्तों, अगस्त 7 2026 को आपका जब सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर जो एक कोट अनकोट हिस्टोरिक ऐतिहासिक मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किया तो वेस्टर्न मीडिया जो है उछल कर आ गया और बिल्कुल एक नामकरण कर दिया। क्या बोला? ये सुन्नी नेटो है, ये सुन्नी नेटो है। देखिए, यहाँ हमें एर्दोगन का जो नियो ऑटोमन एम्पायर के जो खलीफा बनने का सपना सच होता दिख रहा है। जहां तुर्की क्या करेगा? अपना जो हाईटेक डिफेंस और सऊदी अरेबिया अपना जो पैसा और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन्स प्लस जो फ्रंटियर लाइन के जो मिलिट्री ट्रूप्स, तुर्की का भी मिलिट्री जो है उनको मिलाकर वो एक अनबीटेबल सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के भीतर। लेकिन दोस्तों, इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। 24 घंटे पहले एक खबर आई जो कि दुनिया को हैरान करके रख दिया। रिपोर्ट्स कंफर्म कर रही हैं कि इस मक्का पैक्ट में ईरान को भी न्योता भेज दिया गया है कि भैया तुम आ जाओ और इस पे ज्वाइन करो। अब तेहरान से ये खबर आ रही है कि भैया हमने देखा इनविटेशन, हम अभी रिव्यू कर रहे हैं। सोचिए, जिस अलायंस को वेस्टर्न स्ट्रेटेजिस्ट ईरान को कंटेन करने के लिए एक सुन्नी एक्सिस वो कह रहे थे, वहां ईरान की एंट्री ने पूरे जो है जियोपॉलिटिक्स के जो शतरंज का विचार को बिल्कुल पलट कर रख दिया है। तो लेकिन यहां सबसे बड़ा और खतरनाक सवाल यह पैदा होता है, क्या ईरान का इस पैक्ट में आना वॉशिंगटन की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक फेलियर है या फिर, गौर से सुनिए, पेंटागन और सीआईए का लिखा हुआ एक डेंजरस कोट अनकोट ट्रैप एग्रीगेशन स्क्रिप्ट है जिसमें एर्दोगन, एमबीएस आपका सऊदी का मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान का आसिम मुनिर और तेहरान का भी जो भी लीडरशिप, वो एक साथ चलकर अभी वो फंस रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज की इस वीडियो में जो है मैं डिटेल में आपके सामने में लेकर आऊंगा कि जो नया जो ग्लोबल एक्सिस है वो क्या बन रहा है और इसमें हम देखेंगे कि कैसे ईरान की एंट्री भारत के लिए मतलब क्या अड़ंगा वो क्रिएट कर सकता है और इस जो पूरा मेगा अलायंस की इंटरनल वल्नरेबिलिटीज क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कैसे वॉशिंगटन 2006 के जो उनके जो एक लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करते थे रैल्फ पीटर्स के जो इनफेमस कोट अनकोट ब्लड बॉर्डर्स मैप को एग्जीक्यूट करने के लिए सभी रीजनल राइवल्स को एक ही वो जगह इकट्ठा करके एक पिंजरे में बंद करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये वीडियो ना बहुत दिलचस्प होगा, आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि मजेदार है और आप नए कुछ चीज आपको आपके जानकारी में आएगी। दोस्तों, पहले हमें यह समझना होगा कि तुर्की हो या सऊदी या तेहरान जैसे तीन एक दूसरे के खून के प्यासे रीजनल फोर्सेस एक ही सिक्योरिटी टेबल पर कैसे आई। अभी तेहरान आया नहीं है लेकिन हम प्रिज्यूम ही कर लेते हैं क्योंकि ना आ जाएगा, मुझे लग रहा है। देखिए, इतिहास गवाह है कि सऊदी अरेबिया कभी भी नहीं चाहेगा कि तुर्की अरब वर्ल्ड का लीडर बने या उम्मा बने या खलीफा बने, क्यों ना वो एक तरह से सऊदी जो है वो चला रहा है इस्लामिक वर्ल्ड का हेड बनकर इनडायरेक्टली। और सऊदी ये भी नहीं चाहेगा कि जो ईरान का जो शिया जो लीडरशिप है वो एक्सपैंड करे। हालांकि ईरान का बहुत जगह, इराक में हो या सीरिया में हो या यमन में हो, हर जगह उसके फुटहोल्ड्स हैं। और तुर्की हमेशा से ये जो आपका सऊदी का जो वहाबी जो इस्लाम का इन्फ्लुएंस और जो ईरान का जो ये जो रीजनल प्रॉक्सिस उनको वो चैलेंज करता रहा है। तो सबको एक साथ लाया कौन, ये बड़ा प्रश्न है। तो इसका जवाब है वॉशिंगटन का जो है अनप्रेडिक्टेबल पोस्चर। क्यों ना, कभी
सपोर्ट करना, कभी नहीं सपोर्ट करना, मतलब मिडिल ईस्ट के देशों को कभी ईरान पे बॉम्बिंग करना, कभी सीज फायर करना, बहुत सारे जो अनसर्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बीच ये पूरा जो है मिडिल ईस्ट का अभी जंग जो है वो चल रहा है। तो वॉशिंगटन जो है पाकिस्तान के जरिए ये जो है ये सारे खेल वो चला रहा है। देखिए, पाकिस्तान की जो आर्मी है या आईएसआई हमेशा से रीजनल पावर्स के बीच जो है एक प्रॉक्सी, आप बोल सकते हो, ब्रिज का काम करता है। और इस बार जो है एक अच्छा खासा एक मोहरा जो है अमेरिका को मिल गया है आसिम आसिम मुनीर के रूप में। तो अब उसको अच्छे से वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की भी मजबूरी आप समझिए, उनके भी पैसे की जरूरत है, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जब जो अमेरिका ने देखा कि तुर्की जो है वो नेटो के अंदर रहते हुए भी रशिया से वो S-400 वो खरीद रहा है या ब्रिक्स ब्रिक्स ग्रुपिंग में इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो अमेरिका के पास दो ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था कि ये जो तुर्की है और सऊदी पर एक डायरेक्ट मिलिट्री हो या इकोनॉमिक प्रेशर वो बनाए, या दूसरा ऑप्शन ये था कि सभी रीजनल पावर्स को एक साथ ऐसे एक वोलेटाइल आप बोल सकते हो कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट में उलझा दे, जहां से उनका निकलना उस पैक्ट से नामुमकिन हो जाए। और जब 7 अगस्त को मक्का पैक्ट साइन हुआ तो सऊदी अरेबिया का जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने समझ लिया कि यूएस का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला अब ट्रांजैक्शनल और अनरिलायबल हो चुका है। तो सऊदी ने अपने ऑयल फैसिलिटीज पर हुती और ईरानियन जो प्रॉक्सी अटैक्स को परमानेंटली न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे बड़ा वो सोच रहा है कि मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो ईरान को कंटेन करने के बजाय ईरान को म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट में उसने इनवाइट करा हुआ है। अगर देखा जाए तो ये मुनीर का प्लान है, लेकिन बोल सऊदी रहा है। याद है ना आप लोगों को थ्री इडियट्स का वो सीन जहां चतुर स्पीच देता रहता है और उसका स्पीच राइटर जो लाइब्रेरियन वो क्या बोल रहा था, सर बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द मेरे हैं या हमारे हैं, जो भी है मुझे याद नहीं आ रहा। आखिर में क्या हुआ वो सबको पता है, तो आखिर में क्या होने वाला है वो भी बताऊंगा, तो वीडियो पर अंत तक बने रहे। यही इंटरेस्टिंग मोड है जो आएंगे बीच बीच में। तो ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ईरान का वेस्टर्न डिप्लोमेटिक आइसोलेशन एक झटके में खत्म होता है कि उन्हें सारे मुसलमान देश एक हो जाएंगे। मैंने बड़े की बात कर रहा हूं, यूएई छोड़ दीजिए, सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, और उसके साथ साथ ये जो आपके यूएस और इजराइल का जो गल्फ कंट्रीज का जो एयर स्पेस वो इस्तेमाल करके ईरान पर अटैक करते हैं, वो आप समझ लीजिए कि वो लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और ईरान का पुराना सपना क्या था कि मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी से, जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है वहां से वेस्टर्न ट्रूप्स को बाहर निकालकर रीजनल पावर्स खुद संभाले। तो वो ईरान का जो सपना है वो उसको पूरा होते दिख रहा है। तो एर्दोगन और तेहरान दोनों को लग रहा है कि उन्होंने वॉशिंगटन और नेटो को जो है आप बाईपास करके यूरेशिया का सबसे बड़ा मिलिट्री आर्किटेक्चर खड़ा कर दिया है। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? सच्चाई यह है कि वॉशिंगटन ने इन सभी राइवल नेशंस को नेटो और ग्लोबल डिप्लोमेसी से निकालकर मिडिल ईस्ट के सबसे डेंजरस आप बोल सकते हो एक प्रेशर कुकर में एक साथ अभी पैक करके उसको बंद कर दिया है। तो ये हो गया इन 4 देशों का। तो अब आते हैं इन एक्सपेंडेड 4 नेशन ब्लॉक। अभी तक ईरान की हामी नहीं है, तो हाइपोथेटिकल हम लेके चल रहे हैं कि ये अगर 4 देश अगर मिल जाते हैं, इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है ग्लोबल इंपैक्ट क्या होने वाले हैं। इसको हम 5 मेजर जो ग्लोबल प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से समझना हमें बेहद जरूरी है, क्योंकि 5 अलग अलग देश है। 5वां जो है वो यूरोप हम ले लेंगे। पहला है भारत पर इंपैक्ट क्या होने वाला है। देखिए, भारत के लिए ईरान की जो पोटेंशियल एंट्री इस पैक्ट को एक बहुत बड़े सिक्योरिटी थ्रेट में वो बदल देती है। देखिए, भारत ने चाबहार पोर्ट ही उठा के देख लीजिए, सबसे बड़ा खतरा है। भारत ने सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए
चाबार पोर्ट में लाखों डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करे हुए हैं। अगर ईरान, पाकिस्तान और तुर्की का एक मिलिट्री फोल्ड एक बन जाता है तो चाबार पर भारत का जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस वो सीवियरली वो अफेक्ट हो जाएगा। ये अफेक्ट होगा या प्रेशर में आएगा, अभी तक इट इज हाइपोथेटिकल, बट स्टिल देन हो सकता है। दूसरा है आपका जो अरेबियन सी में नेवल स्क्वीज, ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट का एक ही मिलिट्री डिफेंस काउंसिल के अंदर आना भारत की जो ऑयल सप्लाई लाइंस पर एक डुअल फ्लैंक नेवल सर्विलेंस थ्रेट पैदा करता है। क्योंकि हमारा जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ बड़ा अच्छा रिश्ते हैं, इराक के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं, छोटे मोटे जितने भी देश हैं। अभी देखिए यूएई को छोड़ के सऊदी अरब के साथ जो भी देश है, छोटे मोटे, कुवैत हो, बहरीन हो, जो भी है, ये सारे देश उसी के साथ जाएंगे, मुझे तो लग रहा है, कतर हो तो ये है। लेकिन इस सिचुएशन को भारत जो है ना वो एक अच्छी तरह से वो हैंडल कर रहा है, क्योंकि ना भारत ग्रीस, आर्मेनिया, यूएई और इसराइल के साथ अपनी जो काउंटर एक्सिस को वो एग्रेसिवली स्पीड अप और एक्सपैंड भी कर रहा है। तो पता नहीं है कि एग्जैक्टली कैसे उभर के आएगा ये एक्सिस, लेकिन एक बड़ा एक्सिस बन सकता है। दूसरा देश है यूनाइटेड स्टेट्स। पब्लिकली देखिए, पब्लिकली जो है व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग्स में अपना गुस्सा और कंसर्न वो जता रहा है, लेकिन पीठ पीछे डोनाल्ड ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन हो या सीआईए इस पैक्ट का इस्तेमाल करके मिडिल ईस्ट से अपने जो ग्राउंड ट्रूप्स को जो उसका जो फिजिकल फुटप्रिंट है उसको जीरो कॉस्ट कर देगा, पूरा वहां से निकाल लेगा। तो मिडिल ईस्ट के जो जितने भी जो है अभी सिक्योरिटी हो या पुलिसिंग, उसका सारा खर्चा और रिस्क जो है अब कौन उठाएगा? कि ना देखिए सऊदी अरेबिया, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान। अब ईरान और पाकिस्तान के पास तो पैसे है नहीं, बचा कौन? तुर्की और सऊदी। अब वो पूरा खर्चा उठाएंगे। ये यूएस का खेल है, मतलब क्या इंपैक्ट होने वाला है। हम चाइना की बात करेंगे तो ना चाइना के लिए ये डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक सरदर बन जाएगा, क्योंकि ना आपको याद है कि नहीं, पहले चाइना ने 2023 में सऊदी और ईरान के बीच एक डील करवाया था। तब उसने बहुत जोर शोर से ये डील क्यों करवाया था, क्योंकि ना उसका जो सीपीईसी प्रोजेक्ट है उसका एक्सटेंशन वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से वो उसको सेट कर रहा था कि वहां तक वो। तो अगर ये चार देश एक ब्लॉक, मिलिट्री ब्लॉक बना लेते हैं तो उसके लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। वो क्या है? उसका सिंचियान प्रोविंस। वहां का जो यूगर मुसलमान है उनको कौन सपोर्ट करेगा? उनको सपोर्ट करेगा तुर्की और पाकिस्तान। तो ये तुर्की और पाकिस्तान उनको भड़काएंगे तो चाइना के भीतर जो है एक इंटरनल जो है थ्रेट पैदा हो जाएगा। और वो थ्रेट कहां पे? वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो रोड बना रहा है उसके बिल्कुल मुंह के ऊपर, क्योंकि चाइना की एंट्री उस तरफ से ही। तो ये बहुत ही उसके लिए एक हाइपर मिलिटराइज्ड जो ब्लॉक बन के खड़ा हो रहा है, जो कि चाइना के लिए भी एक थ्रेट है। अब चौथा देश है आपका रशिया, उस पर भी इंपैक्ट होने वाला है, क्योंकि ना देखिए मॉस्को के लिए एर्दोगन और ईरान एक डायरेक्ट अभी चैलेंज अभी बन जाएगा। क्योंकि ना शुरू पहले क्या था? पहले यह था कि रशिया हमेशा ईरान, तुर्की और सऊदी अरेबिया के बीच एक बैलेंस करके वो चलते थे। अगर ये तीनों पाकिस्तान के साथ मिलकर एक रीजनल जो मिलिट्री अम्ब्रेला बनाते हैं तो साउथ कॉकसस और जो सीरिया में जो रशिया का एक्सक्लूसिव जो है एक तरफ तो उसका ग्रिप था, तो उस रीजन में जो भी है वो उसको कमजोर हो जाएगा। उसके साथ साथ रशिया का एक सपना था ये जो नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो भी अब समझ लीजिए उस पे भी रोक लग जाएगा, या हमें नहीं पता, बट कुछ तो होने वाला है कि वो सस्पेंड हो सकता है। तो भारत के ऊपर भी रशिया का जो है डिपेंडेंस वो है, तो दोनों इंपैक्ट होंगे। उसके साथ साथ यूरोप, सदर्न यूरोपियन नेशंस जैसे कि आपका ग्रीस हो, साइप्रस हो, तो उन देशों में क्या होगा? एक पैनिक का माहौल पैदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ना यूरोप का डर है कि तुर्की अब पाकिस्तानी ट्रूप्स और ईरानियन मिसाइल्स के सपोर्ट से पूरा मेडिटेरेनियन जो एनर्जी रिसोर्स पर अपना डोमिनेंस जमाएगा।
उसके साथ साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जितने भी मुसलमान जो है रिफ्यूजीज जबरदस्ती वो लोग समुंदर के रास्ते इन्हीं देशों में अंदर पुश कर रहे हैं, तो इसको और ज्यादा से वो लोग वेपनाइज करेंगे। तो ये है। लेकिन दोस्तों, क्या ये 4 नेशन जो मेगा ब्लॉक सच में एक स्टेबल अलायंस अभी बन सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ईरान की एंट्री इस पैक्ट में 3 सबसे बड़ी इंटरनल वल्नरेबिलिटीज को जन्म देती है। वल्नरेबिलिटी नंबर 1 क्या है? एक तरफ जो है सुन्नी वहाबिज्म का जो मरकज वो सऊदी अरेबिया में, दूसरी तरफ ईरान उसका थियोक्रेटिक वो शिया थियोक्रेटिक स्टेट है, और तीसरी तरफ नियो ओटोमन सेक्युलर इस्लामिक रिपब्लिक, जहां पे एर्दोगन खलीफा बनना चाहते हैं। जब एक यूनिफाइड जॉइंट मिलिट्री कमांड बनेगा तो चीफ कौन होगा? जब आर्टिकल 5 की तरह जो आपका कोट अनकोट अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, ये नेटो का आर्टिकल 5 बोलता है, तो यही इसमें इंप्लीमेंट किया गया है ये मेका पैक्ट में। तो अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल अगर होता है, तो क्या सऊदी अरब की जो आर्मी ईरान के शिया प्रॉक्सिस को डिफेंड करने के लिए आगे आएगी? कभी नहीं। तो ये पहला वल्नरेबिलिटी है। दूसरा वल्नरेबिलिटी क्या है? यमन में हुती है, इराक में शिया मिलिशियाज हैं, और सीरिया में ईरानियन फोर्सेस हैं। ये सब पिछले 1 दशक से सऊदी और तुर्की के इंटरेस्ट पर वो अटैक करते आ रहे हैं। तो एक पेपर एग्रीमेंट पर साइन करके जो जो आपका इंटरनल जो प्रॉक्सी नेटवर्क्स को के बीच जो हेट्रेड है, ये सऊदी के ऊपर हो या तुर्की के ऊपर हो, वो खत्म नहीं हो सकता है। और क्रॉस बॉर्डर फ्रिक्शन होने पर ये अलायंस अंदर से ही कोलैप्स होने के लिए एकदम फिट है, कोलैप्स कभी भी कर सकता है। अब तीसरा वल्नरेबिलिटी क्या है? तीसरा वल्नरेबिलिटी, ईरान जो है हेवी यूएस सैंक्शंस के तले जो है वो दबा हुआ है, तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली कोलैप्स्ड, वो स्टेट कुछ भी नहीं है अभी इकोनॉमिकली, तो वो इंसॉल्वेंसी के कगार पर खड़ा हुआ है। तुर्की उसके हाई इन्फ्लेशन से वो जूझ रहा है। तो सऊदी अरेबिया का जो पेट्रो डॉलर कैपिटल, इन तीनों जो है भिकमंगे देश पर, भिकमंगे पाकिस्तान आप भिकमंगा समझ बोल सकते हो, ईरान का तो इकोनॉमी कुछ है ही नहीं, और तुर्की हाई इन्फ्लेशन, तो इन इकोनॉमीज को संभलते संभलते खुद का जो 2030 का विजन वो पूरा हो पाएगा, या वो फाइनेंशियली वो ड्रेन हो जाएगा? ये भी सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, अब आते हैं, ये 4 देशों का किए हैं वल्नरेबिलिटीज, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब आते हैं पूरे कहानी के सबसे डेंजरस और सबसे डीप स्ट्रेटेजिक जो है लेयर पर। अगर आप इस पैक्ट में ईरान की एंट्री को सिर्फ एक एंटी वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की तरह देख रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों ना, वॉशिंगटन का जो ग्रैंड एक शतरंज का खेल ना, उस स्ट्रेटेजी ये उससे भी ज्यादा गहरी और खतरनाक है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2006 यूएस के जो है आर्म फोर्सेस जनरल में प्रकाशित हुआ था लेफ्टिनेंट कर्नल आपका राल्फ पीटर्स का एक आर्टिकल और मैप। वो आर्टिकल का था शीर्षक ब्लड बॉर्डर्स, हाउ अ बेटर मिडिल ईस्ट वुड लुक। तो आप पूछेंगे या सोचेंगे कि भाई ईरान की एंट्री से ये जो राल्फ पीटर्स का मैप का या आर्टिकल का क्या रिश्ता है? इसको कहते हैं ट्रैप एग्रीगेशन। इस गेम प्लान को समझने के लिए हमें जो है थोड़ा सा जो उस आर्टिकल के मैप को देखना होगा। राल्फ पीटर्स के जो थीसिस था कि मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की करंट बॉर्डर्स अननेचुरल हैं, और स्टेबिलिटी तभी आएगी जब इन्हें एथनिक और सेक्टरियन आइडेंटिटी के बेसिस पर उसको रीड्रॉ किया जाए। तो इस मैप के मुताबिक सबसे बड़े 5 लूजर्स कौन है? मैप को गौर पे देखिए स्क्रीन के ऊपर, तब आपको पता चलेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली उसने क्या करा हुआ है। पाकिस्तान अपना 50% से ज्यादा जमीन वो खो देता है। बलूचिस्तान अलग हो जाता है, और पश्तून बेल्ट जो है वो अफगानिस्तान में चली जाती है। फिर
सऊदी अरेबिया आपका ये जो ऑयल रिच ईस्टर्न प्रोविंस और जो रिलीजियस हार्टलैंड जो है उसका मक्का और मदीना दोनों को वो खो देता है और वहां एक नया इस्लामिक सेक्रेट स्टेट बन जाता है, वेटिकन जैसा कुछ समझ लीजिए। और फिर तुर्की और ईरान दोनों अपने जो कुर्दिश पॉपुलेटेड रीजन है उसको वो खो देते हैं। फिर चौथा आप इराक पर देखिए, वो एक सॉवरेन कंट्री के रूप में पूरी तरह वो डिसॉल्व हो जाता है। तो पहले का ये आप लोग अगर देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर, आप सिर्फ गौर कीजिए। नए मैप में क्या है, 4 नए जो है देश उनका वजूद आता है। फ्री कुर्दिस्तान उस देश का नाम है, उसमें तुर्की, ईरान, सीरिया और इराक से कुर्दिश एरिया को मिलाकर बनाया गया है एक मेगा स्टेट, उसका नाम होगा फ्री कुर्दिस्तान। फिर फ्री बलूचिस्तान, वो क्या है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान का इलाका और ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस, उन दोनों को जोड़कर एक बड़ा सा एक कोस्टल वो देश बन जाएगा। फिर अरब शाह स्टेट, पर्शियन गल्फ की पूरी जो ऑयल रिच बेल्ट पर कंट्रोल वो करने वाला वो स्टेट बन जाएगा। और चौथा, जैसे मैंने कहा कि इस्लामिक सेक्रेट स्टेट, मक्का और मदीना पर आधारित एक जो आपका सोवरेन इस्लामिक वेटिकन आप बोल सकते हो। तो जब तुर्की, सऊदी, पाकिस्तान और ईरान एक सिंगल कलेक्टिव डिफेंस स्ट्रक्चर में एग्रीगेट होते हैं तो उनकी ये सारी एथनिक फॉल्ट लाइंस जो है एक साथ मर्ज हो जाती है। तो वॉशिंगटन के लिए एक ही ट्रिगर से इन सारे रीजनल राइवल्स को एक साथ बल्कनाइज करने का एकदम एक मौका मिल जाएगा, और वो जैसे ही सोवियत यूनियन को करा था उसी तरह से वो उनको बल्कनाइज कर सकता है। तो इसका फाइनल आउटकम क्या होगा, यूरेशिया का कल कंप्लीट जो बल्कनाइजेशन। तो एक ही झटके में मिडिल ईस्ट में कोई भी ऐसा सोवरेन जो सिंगल सोवरेन नेशन नहीं बचेगा जो यूएस डॉलर या वेस्टर्न ऑर्डर को चैलेंज कर सके। तो जो एर्दगन साहब या तेहरान या इस्लामाबाद में बैठे मुनीर को उनका जो यूरेशियन हेजेमोनी मूवमेंट लग रहा है अभी, वो एक्चुअली वॉशिंगटन का यूरेशिया को बल्कनाइज करने का सबसे बड़ा ये ट्रोजन हॉर्स है। तो दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में जो ऊपर सतह में दिखता है ना, सच्चाई हमेशा उसका विपरीत ही होता है। रीजनल लीडर्स को लग रहा है कि वो ईरान को लाकर वॉशिंगटन को चेकमेट वो दे रहा है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि जिस चेस बोर्ड पर वो मोहरे चला रहे हैं वो बोर्ड और उसके रूल्स दोनों किसी और के द्वारा तय किए गए हैं। तो 21वीं सदी में जो है रियल नेशनल पावर किसी अनस्टेबल मिलिट्री पैक्ट से नहीं आती है। पावर आती है इकोनॉमिक रेजिलियंस, इंटरनल आपका सोशल हार्मनी और ट्रू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से। और जब आप जियोपॉलिटिक्स के इस कोट अनकोट एग्रेशन ट्रैप में कदम रखते हैं तो आप सुपर पावर नहीं बल्कि ब्लड बॉर्डर्स मैप का अगला विक्टिम बन जाते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।